आदरणीय कंचन ताई जी, कांचन है शायद आपका नाम? कंचन से कांचन ज्यादा अच्छा है। मेरे प्रिय और हमारे अखिल भारतीय साहित्य संयोजक आशुतोष गडोनी जी, और जो मेरे समक्ष उपस्थित है, ये भारत, साहित्य भारत, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। विषय मुझे जो दिया गया है, आज वर्तमान में हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि आज हम साहित्य विधा की चिंतन बैठक में बैठे हैं, तो अवश्य ही यह विषय साहित्य के संदर्भ में होगा। मैं समझता हूँ आशुतोष जी यही है। अगर अभी कुछ परिवर्तन है तो बताइए, या कुछ और अपेक्षा है तो बता दीजिएगा। पहली चुनौती तो मेरे समक्ष ही हो गई। कुछ व्यवस्थाओं की बात थी, तो बीज भाषण मुझे देने के लिए ईश्वर ने तय किया। संभवतः कुछ समापन पे मुझे बोलना था। दोनों की स्थितियां बड़ी अलग होती हैं। समापन में आपके मन का, मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है और आपको जो कुछ कहना है वो उसमें समेटते हुए बड़ी आसानी से कह सकते हैं। और बीज भाषण में वो होता है जिसको शुरुआत के लिए कहना पड़ता है। प्रश्न ये भी खड़ा है कि मैं वर्तमान को कहां से देखूं, क्योंकि चुनौतियां हमेशा वर्तमान में होती हैं। चुनौतियां कभी अतीत में नहीं होती। अतीत को हम गुजार चुके होते हैं और भविष्य में चुनौतियां होंगी, इसकी हम एक कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब जब चुनौतियां कहीं होंगी तो वो वर्तमान ही होगा। तो मैं इस वर्तमान को कहां से देखूं? क्या संस्कार भारती की स्थापना से? क्या संस्कार भारती में साहित्य विधा की संयोजना से? या कमलेश जी देख रहे हैं कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं? या मैं देखूं इस भारत की स्वाधीनता के दिवस से? तो जब मैं अपने आप को इसमें खोजने की कोशिश करता हूं, तो देखता हूं कि संस्कार भारती के साहित्य विधा के जो साधक हैं, मैं कार्यकर्ता उनको संबोधित नहीं करता, और यहाँ के आयोजकों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इस जो इन्होंने एक फोल्डर दिया है, इसमें जो 2 भाषण दिए हैं, उनका आप लोगों को गहनता से एक बार नहीं कई बार अध्ययन करना चाहिए। 2012 में पूज्य मोहन जी भागवत संस्कार भारती की एक सभा में उपस्थित थे। उन्होंने उस समय संस्कार भारती के संदर्भ में खुले मन से अपने उद्गार व्यक्त किए थे। आज आत्मावलोकन की जरूरत है कि 10 वर्ष के पश्चात उन स्थितियों में हमने क्या सुधार किया है। और एक दूसरा भाषण है जो आदरणीय स्वर्गीय शैलेंद्रनाथ जी श्रीवास्तव का है। मुझे अनुमान नहीं था आशुतोष जी कि आप ये रखने वाले हैं, लेकिन
इस तपस्वी जो स्थली है और जो आप लोगों का चिंतन की धारा की तरफ आप मोड़ना चाहते हैं, उसमें ये दोनों ही संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं इस चिंतन बैठक में। मुझे जहाँ तक याद आता है, संभवतः 2008 या 2009 की बात है, जब ग्वालियर में संस्कार भारती की साधारण सभा की बैठक हो रही थी और उसमें उन्होंने यह संबोधन दिया था। बहुत महत्वपूर्ण संबोधन था उनका। उसके कुछ अंश यहाँ आयोजकों ने आप लोगों के लिए रखे हैं। तो जब वर्तमान को खोजने की कोशिश करता हूं तो ये दो और प्रविष्टियां अचानक हो गई 1 घंटे पहले। तो चिंतन की धारा में कुछ जुड़ जाता है। आशुतोष जी ने कहा कि साहित्य विधा भारत की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। क्योंकि आज हम अपने साधकों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं और 2 दिन हमें इसी में बैठना है। तो कुछ आह्वान के साथ में कुछ स्फुट बातों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। साहित्य के कला साधकों और संस्कार भारती के कला साधकों को ये ध्यान में रखना होगा, चिंतन करना होगा। सन 1900 से हमें, उसके पहले जाने के लिए मैं नहीं कहता, जब से 20वीं सदी शुरू हुई 1900 से एक बार साहित्य के क्षेत्र का अवगाहन करना आरंभ कर दीजिए, चाहे आप किसी आयु वर्ग के हों। इस महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ये 3 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भारत के विशेषकर हिंदी साहित्य और भाषाई साहित्य में 1900 से भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिबोध के चिंतन का साहित्य प्रचुर मात्रा में समाज जीवन में स्थापित था। भारत के जीवन मूल्य, संस्कार और संस्कृति के प्रति आस्था के जो मानक थे बहुत ऊंचे स्थान पर थे। यह अवस्था 1920 तक हमें नजर आती है। 1920 के पश्चात भारत का साहित्यिक जगत करवट लेता है। नए विचार और नए विचारों के प्रस्तोता भारत के समाज जीवन पे आना प्रारंभ करते हैं। हर चीज का कालखंड स्वतः बदलता नहीं है, कहीं से शुरुआत होती है और 10-20 साल उसको प्रकट होने में लगते हैं। 1920 से लेकर के 1950 तक का जो कालखंड है भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में 2 महायुद्धों का कार्यकाल है। बहुत महत्वपूर्ण विचारधाराओं के स्थापना का कार्यकाल है। और उन स्थापनाओं ने केवल राजनीतिक दिशाओं को दिशा नहीं दी है, जनमानस के मन को, उनके जीवन शैली को, उनकी परंपराओं को, उनके रहने सहने के ढंग को
उन सबको प्रभावित किया है और प्रभावित करने के साथ साथ गढ़ना शुरू किया है। इस चीज को मैं यहां रोकते हुए और आगे बढ़ता हूं। देश स्वाधीन होता है, हमारे जैसे कला साधक मुझे बता सकते हैं कि देश स्वतंत्र कब हुआ, और स्वतंत्रता दिवस को, इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कब से कहना शुरू किया गया, शायद याद नहीं होगा। कुछ साल पहले जाइए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, महाविद्यालय में पढ़ते थे, ये स्वाधीनता दिवस था, ये स्वतंत्रता दिवस हो गया, हमें पता भी नहीं लगा। और 75 वर्ष जब इसके होते हैं तो विश्व के इतने बड़े सामाजिक चिंतक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक यह उद्बोधन करते हैं और ये आग्रह करते हैं कि हमें स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाना है। तो स्वतंत्र तो हम हो गए ना, फिर किस पे जाना है? क्या हम जैसे कला साधकों को इस दृष्टि में सोचने की आवश्यकता नहीं है? हम स्वाधीन हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्रता तो नहीं है। जेएनयू में जिस आज़ादी की बात होती है फैज के, उससे वो तो फ्रीडम है। ये जो विमर्श सतह सतह घुसते हैं और जो चिंतन की धारा को यकायक बदल देते हैं, अर्थों को बदल देते हैं, हमारे व्यवहार को बदल देते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है साहित्यकारों के नाते, हर शब्द का अपना एक ही अर्थ होता है। समान अर्थी शब्द हो सकते हैं, पर वही अर्थ होगा यह निश्चित नहीं है। इसलिए जब साहित्य की बात हो तो शब्द का चयन उसी तरीके से होना चाहिए जो आप आशय को व्यक्त करना और अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। आम जन कुछ भी कर सकता है। पचास के बाद बहुत बड़ा सुनियोजित परिवर्तन इस देश में मिलता है। आज क्या बात है कि हमें रामधारी सिंह दिनकर नहीं दिखाई देता, मैथिली शरण गुप्त नहीं दिखते, जयशंकर प्रसाद नहीं दिखते। इतनी पतली सी कामायनी है। क्या बात है, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं दिखाई देती। ये तो एक साथ ही सब लोग जन्मे थे। माखनलाल चतुर्वेदी नहीं दिखाई देते। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऐसे बहुत सारे लेखक थे उस समय। कहाँ गए वो सब? हम क्यों नहीं हैं? ये सुनियोजित 50 के बाद में भारत के साहित्य जगत में जो घटना घटी है वो 1980-82 तक आती है, और उसके बाद पुनः एक चिंतन शुरू होता है और भारत को भारत की रूप में जानने का प्रयास करने का बीड़ा उठाने वाली कुछ रचनाएं बनती है। उनमें से संस्कार भारती भी एक है, जो 1981 में आती है। इस परिवेश को, इस पृष्ठभूमि को संस्कार भारती के साहित्यकारों को ध्यान में रखना चाहिए।
रखना होगा, क्योंकि आप केवल किसी दायित्व के लिए यहां नहीं आए हैं। हम किसी दायित्व के लिए नहीं आए। हम लिखते हैं, हम छपते हैं, कौन पढ़ रहा है आपको? आपको भेजना पड़ता है किसी को पढ़ने के लिए। कुमार विश्वास को तो नहीं भेजना पड़ता। हमें कहना पड़ता है कि मैंने ये लिखा है, जरा देखिएगा। साधना करनी है। साधना इस दृष्टि से करनी है कि जो विमर्श है उसे हमें स्थापित करना है। ये बीड़ा उठाना है, आज शुरू करेंगे तो उसका फल हमारी पीढ़ी को मिलेगा। चुनौती तो हम भी बनते जा रहे हैं। उन्नीस 1925 में इसी नागपुर में संघ को स्थापना की। आज वो भी एक चुनौती हो गया है। क्या 89-90 में जब उद्घोष लगा करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सोचा था कि ये उद्घोष कामयाब होगा? तभी एक उद्घोष होता था, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। क्या आज आप अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या हम अनुभव नहीं कर रहे हैं? ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि विश्व आज किस और देख रहा है? संघ ने अपना काम शुरू किया व्यक्ति निर्माण। क्यों किया? कोई बता सकता है? हम बहुत सारे स्वयंसेवक हैं। समाज परिवर्तन के लिए व्यक्ति निर्माण, समाज परिवर्तन, मोटे मोटे छोटे शब्दों में बातचीत करनी चाहिए। समाज को क्यों परिवर्तन करना है? क्योंकि संघ मानता है कि समाज ही राष्ट्र है। ये शुरुआत की चीजें हैं। आज राष्ट्र की परिकल्पनाओं पे बहुत हर एक व्यक्ति कुछ कह सकता है। संघ ये मानता है कि जो भारतीय समाज है वह राष्ट्र है। भारतीय समाज केवल हिंदू नहीं, जो यहाँ जन्मा है ना, वो ये राष्ट्र है। कुछ भारत की संस्कार व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी हो सकती थी। मोटे मोटे रूप में सबको अगर कुछ करते हैं तो स्वधर्म हमारे संस्कार का एक आधार था। आज आप नहीं मानते कि स्वधर्म हमारे संस्कार का आधार है? अगर आप मानते हैं, इस और साहित्य गढ़ना होगा, इस विषय को जानना होगा। स्वधर्म पूजा पद्धति की बात नहीं है। स्वधर्म हमारा एक संस्कार का आधार था। स्वराज्य केवल लोकमान्य तिलक के अलावा पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी व्यक्ति ने कहा हो कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
कोई उद्घोष हो तो मेरी जानकारी को आप में से बढ़ा सकते हैं, कोई किसी और ने ये कहा हो तो। डोमिनियन स्टेट्स की बात हो गई थी, डोमिनियन रूल की बात होती थी, फ्रीडम की बात होती थी, बट स्वराज्य की बात नहीं हुई। केवल एक उद्घोष से काम नहीं चलता है, उसके पीछे एक विचारधारा होती है और एक पूरी कल्पना परिकल्पना होती है। उस स्वराज्य को टटोलने का काम नहीं हुआ, बल्कि 20 के बाद तिलक चले गए। गांधी जी ने जरूर कहा 1907 में हिंद स्वराज। जैसा मैंने कहा था कि शब्दों का हर एक का अर्थ अलग होता है। उन्होंने हिंद स्वराज कहा, और इस हिंद को क्या हम उससे जोड़ सकते हैं क्या? वो एक गीत चलता है बेगुबाल का, नहीं जोड़ सकते। वो हिंद किसको कह रहे थे? इसको अध्ययन करना होगा, इसको खोजना होगा। और एक आधार होता है स्वदेशी। आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में, आज के युग के स्थिति में हम स्वदेशी की प्रासंगिकता को प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। मन में उतरता नहीं है स्वदेशी। तो फिर यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। पर ये हमारे संस्कार का आधार था। ये जरूर है कि आज भारत का नागरिक, भारत के सभी समाज किसी भी मत मतावलंबी के हों, उन्होंने हमारी स्वीकार्यता स्वीकार की है और उन्होंने हमारे नेतृत्व को भी स्वीकार किया है। ये जरूर उपलब्धि हुई है हमारी। समाज जीवन में केवल 5 बातें आसानी से रहती हैं। रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये एक आइडियोलॉजी है, ये चली है, आज इसका स्थान नहीं है, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकता है समाज की। चाहे किसी दिशा में इसको किसी एक कालखंड में विस्तार दिया गया होगा, एक वैचारिक धरातल के ऊपर, लेकिन ये समाज की मूलभूत आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है शिक्षा। तीसरी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य। चौथी आवश्यकता है हमारे रोजगार। ये सभी आवश्यकताएं 4 जो हैं, ये प्राकृत्य हैं, लेकिन 5वीं आवश्यकता है हर समाज जीवन की, वह है संस्कार। यह बौद्धिक है, मानसिक है और हृदय में उतरने वाली है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। एक बार कोई संस्कार का निर्माण हो गया तो वो आसानी से मिटता नहीं है। शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके सब आए हैं, लेकिन आज अनुभव करते हैं कि वो शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष कोई योगदान है नहीं। हम उसको हर जगह उपयोग में नहीं आ रही, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन संस्कार ये रहता है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। आज भी विमर्श गढ़े जा रहे हैं।
हम सब जानते हैं कि हम लोग संस्कार भारती के कार्यकर्ता, साधक, उसके प्रति प्रीत रखने वाले लोग, हम सब लोग एक धारा के ऊपर चलने का हमारे अंदर एक भाव बन गया है, एक हमारी आदत हो गई है। मैं नहीं कहता कि साधक को छोड़िए, साहित्यकार या साहित्य जगत में कार्य करने वाले व्यक्ति को आलोचना करना, विश्लेषण करना, अन्वेषण करना, अनुवीक्षण करना हर साहित्य साधक का एक धर्म बनना चाहिए। इस व्हाट्सएप ने आकर के तो सभी खराब कर दिया। आप किसी की आलोचना ही नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ने तो प्रशंसा की जो भावनाएं होती है ना, अपेक्षाएं, उनको इतना उभार दिया कि मैं तेरी प्रशंसा नहीं करूंगा तो तू मेरी नहीं करेगा, और हम झूठी प्रशंसाओं में चले गए। केवल प्रशंसा, प्रशंसा का महत्व खत्म हो गया। एक छोटी सी प्रशंसा कभी कोई कर देते थे, वो जीवन धन्य मानता था। शुरुआत के दिनों में एक बताता हूं, संस्कार भारती में मेरे को बड़ा रूखा और कठोर मानते थे। मैं प्रशंसा ही नहीं करता था। मेरे को भगवान ने खोजी बना दिया। आज अगर खोजी मैं बनूं तो गालियां खाऊंगा, हाशिए पे फेंक देंगे मेरे को। अरे तो बस खुद को कुछ है नहीं और हमारी और कमियां निकालता है। किसी की प्रशंसा कर देते थे वो धन्य हो जाता था। आज आपको तो हजारों प्रशंसाएं मिलती है 2 लाइन पर। हो गए क्या आप धन्य? आलोचना करना सीखो। आलोचना तभी करोगे जब आपको ज्ञात होगा कि क्या कहा जा रहा है, इसका प्रभाव क्या है। आप में से किसी को पता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, कि पदवी या ये उपाधि कब मिली? कोई बता सकता है? पंखीलाल जी ने तो कहा, इस भारत की निर्वाचित या स्वाधीनता से पूर्व की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें बहुत जगह थी, मुस्लिम लीग की भी थी, किसी ने उनको राष्ट्रपिता नहीं कहा था। मित्रों, एक बहुत बड़ा कालखंड है जिसको पढ़ने की, समझने की बहुत जरूरत है। आप लोग तो यहाँ विदर्भ के, देवगिरी के लोग भी होंगे। कितने लोग हैं देवगिरी के? और विदर्भ के? पश्चिम महाराष्ट्र से, ओपन से अहमदनगर जेल में कोई गया है? गए? आपसे अलग से बात करेंगे। संस्कार भारती के साहित्य के साधकों को योजना पूर्वक अहमदनगर की जेल में जाना चाहिए। अहमदनगर का फोर्ट, वहाँ आपको क्या ब्रीफ किया जाता है और आप आंखों से देखेंगे तो आपके मन में क्या होगा, तो आप इतना कुछ कह सकते हैं कि जो सावरकर को पानी पी पी करके गाली देते हैं,
उनके मुखड़े बंद हो जाएंगे। इतना कुछ है उस अहमदनगर के फोर्ट में, केवल देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस दृष्टि से वहां का गाइड नहीं बताया आपको, और आप देख करके, क्योंकि आप संस्कार भारती और संघ के कार्यकर्ता के रूप में हैं, आपको आज के परिवेश में उसको देखना बहुत जरूरी है। छह जुलाई 1944 का दिन था। सुभाष आजाद हिंद फौज के साथ आगे बढ़ रहे थे भारत के लिए। अंग्रेजों ने बिना गांधी जी या यहाँ की सरकारों से पूछे भारत की सेनाओं को और भारत को विश्व युद्ध से जोड़ दिया था। और इससे, क्योंकि गांधी जी और यहाँ की सरकारों को, कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने तवज्जो नहीं दी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू किया। कारण ये है, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो पे उन्होंने संबोधन दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कि हमारे साथ आओ, तब उन्होंने फादर ऑफ नेशन का उद्घोष उनको दिया था कि आप राष्ट्र के पिता हो। सर सैयद अहमद ने उनसे कहा, ये गांधी जी के पत्र हैं, गांधी जी हमें सुभाष का साथ देना चाहिए और हमें इस युद्ध में ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे सेना कर दी गई होगी, इसकी घोषणा हमको करनी है। गांधी जी ने नहीं की या किसी ने और ने नहीं की। जिन्ना उनके साथ थे, जिन्ना ब्रिटिशर्स के साथ थे, क्योंकि वो लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रख चुके थे। 1944 में सुभाष उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं, और जब 1948 में उनका देहांत होता है, द डेथ ऑफ फादर ऑफ नेशन मीडिया कहता है, और वो विमर्श स्थापित हो जाता है। उसके बाद अगर किसी और ने कहा है तो केवल सरोजनी नायडू ने कहा, और किसी ने नहीं कहा। वो राष्ट्रपिता है। ये होता है, लेकिन बहुत मानना पड़ेगा कि सुभाष ने दो ही चीजें बोली, एक राष्ट्रपिता, दूसरा जय हिंद। दोनों इस भारत के मानस में इस तरह घुस गए जैसे भगत सिंह घुसा गए। उसको तो शहीद आजम किसी ने नहीं कहा। ये है भारत का मानस, ये है वो शब्द और वो उद्घोष जो विमर्श को सैकड़ों सालों के लिए स्थापित करते हैं और निर्माण करते हैं। गंभीर हो गया। चलो एक छोटी सी बात और करते हैं। राष्ट्रपिता की बात चल गई, तो एक और विमर्श की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो आजकल बड़े उससे चल रहा है। देखो, पढ़ो, करेंट राइटर्स हैं, उनको पढ़ो। अभी तक संघर्ष का था स्त्री पुरुष में और इनमें, चूंकि हमने राम मंदिर आपका बन रहा है, तो एक विमर्श गढ़ा जा रहा है अब साहित्य के जगत में कि भारतीय वाङ्मय में जितने देवता हैं, महामानव हैं, उनका मानवीकरण होना चाहिए। वो मानव थे। उनसे पूछो तुलसीदास ने क्या किया है? राम का मानवीकरण ही तो किया है।
इस भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को, त्रेता युग की मर्यादाओं को, सभी को समेटते हुए आगे के भविष्य तक के लिए एक समाज जीवन, एक परिवार जीवन, एक राष्ट्र जीवन कैसा होना चाहिए, उनके भारतीय मूल्यों को संजोकर भी तो उन्होंने किया है। लेकिन आज एक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत साहित्य साधिका तृणधर देखी राम, कितना कितना कोमल कोमल बोल रही है, तृणधर देखी राम। तुलसीदास जी की पंक्ति है ये। उसके माध्यम से, कविता के माध्यम से वो कहना चाहती है कि जब प्रभु राम ने सीता जी को, वनवासी कहूँगा मैं तो, वाल्मीकि आश्रम में जब भेजा, वनवासी हुआ, त्याग दिया वर्ड यूज करते हैं। नीतीश जी बता रहे थे कि उन्होंने जब त्याग दिया तो वो खुद भी, भगवान राम जो थे, उन्होंने अयोध्या के बाहर एक कुटी बनाई थी और वो उस कुटी में रहते थे। वो राजकाज, राजा के रूप में वो राजकाज के लिए अपने दायित्वों का वो करते थे, बाकी वो उस कुटी में रहते थे। वो ही नहीं रही, वो भी रहते थे अलग अलग कुटी में। अगर ऐसी कोई कुटी की वो थी तो आज अयोध्या के पास बननी चाहिए, कम से कम ये धारणा तो खत्म हो, ये विमर्श तो खत्म हो। ये राम कुटिया है जिसमें राम रहा करते थे त्याग के बाद में। लेकिन जो मानवीकरण की बात हो रही है ना, वो कहती है कि राम और सीता के बीच में प्रेम पत्र व्यवहार होता था। अब तृणधर देखी राम में जो एक सुचितापूर्ण, बहुत ही पवित्र प्रेम का जो भाव है, वो प्रेम पत्र थे और हनुमान उन प्रेम पत्रों को लेके जाते थे। ये कह रहा है क्योंकि एक उदात्त प्रेम के प्रतीक थे प्रभु राम। वहां उनको नजर नहीं आता जब उनकी आंखों से एक आंसू ढलकता है जटायु को या किसी को देख करके, जब वो एक रोते हैं सीता के, उसमें विलाप, एक कहीं विलाप का प्रसंग रामचरितमानस और रामायण में मिलता है, वहां उनको प्रेम नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ तृणधर देखी राम के माध्यम से ये तरफ ये कहने लग जाते हैं, ये है मानवीकरण। ऐसा ही एक प्रयोग और है जो थोड़ा वो लगेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई प्रियतमा थी, है आपको जानकारी है किसी को? ये इतिहास का सत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भांजी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत की धुन उनके साथ बनाई थी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनको अपनी कविताओं की धुन बनाने के लिए बहुत आग्रह किया था। स्वामी विवेकानंद जिनको अपने साथ विदेश ले जाना चाहते थे, ऐसी एक विदुषी बंगाल की थी सरला देवी चौधरानी जी। सरला देवी चौधरानी जी, उनके संदर्भ में एक पुस्तक आई है, गांधी और सरला देवी 12 अध्याय, पढ़ने लायक पुस्तक है साहित्य जगत। अभी ये लेटेस्ट आई है पुस्तक। गांधी जी ने उसमें खुद ने कुछ स्वीकार किया है, मैं वही पंक्ति आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं कि मैं उसकी हंसी पर मुग्ध था।
गांधी जी के बारे में ये अकाट्य है कि वो झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने अपने जीवन की जितनी गलतियां हैं ना, सबको लिखा है, कोई चीज छुपाई नहीं है उन्होंने। मैं उसकी हंसी पर मुग्ध था, सरला के साथ मेरा प्रेम का पहला व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा पहला प्रेम का व्यक्तिगत अनुभव है। चूंकि वो संत थे, उनको संत के रूप में प्रतिष्ठा थी, चूंकि वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे, इसलिए सरला देवी को इतिहास से बाहर कर दिया गया। और उसके पत्र जो थे, गांधी जी को जो उन्होंने पत्र लिखे थे, उनको उनकी पुत्र वधू ने जला दिया। क्या कह के जलाया? वो लिखती हैं, गांधी जी की पुत्र वधू ने वो पत्र जला दिए क्योंकि उनका कहना था कि सरला देवी मेनका और रंभा की तरह गांधी जी के ब्रह्मचर्य की तपस्या को भंग करना चाहती थी। ये चीजें महामानव के मानवीकरण करने के रूप में सामने आ रही हैं। ये विमर्श गढ़ा जा रहा है। आपके जो हीरोज हैं, जो आपके आस्था के बिंदु हैं, जो समाज को प्रेरणा देने के लिए हैं, उनके जीवन के ऐसे प्रसंगों को इस प्रकार से लिखो कि उसका अवमूल्यन हो जाए। वो कहती हैं कि सरला देवी उनके साथ इस प्रकार थी कि वो गांधी जी की एक काउंटर छवि बना रही थी। ये सी राजगोपालाचारी लिख रहे हैं। गांधी जी की काउंटर छवि बना रही थी, यानी जो छवि बन चुकी थी उसकी प्रतिरूप छवि एक और जाने वाली थी, तो गांधी जी साफ हो जाते। मीर नाथूराम गोडसे बोलते हैं, इज नॉट एनफ। यूरोप के बड़े बड़े चिंतकों के बड़े बड़े स्टैचूज धाराशायी हुए हैं। ये प्रतीक होते हैं जो गढ़ दिए जाते हैं, और ये विचार होता है जो उन्हें ढा देता है। हमारे लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। बात को मैं आखिरी उस पर ले जाता हूं। कुछ कदम हमें ही नहीं, सभी को उठाने पड़ेंगे, जो शायद उठाए जा रहे हैं और जो पहले भी उठाए गए हैं। शिक्षा को समझना होगा, शिक्षा पे टिप्पणी करनी होगी ताकि शिक्षा को नियंत्रित किया जा सके। जैसा कांचन दीदी भी बोल रही थी, टीचर ही नहीं पढ़ता। अरे हम नहीं पढ़ते हैं, भूल जाइए। ये व्हाट्सएप जीवन को खराब कर रहा है। आपको क्या याद रहता है? दिन भर में कितने वीडियोस देखते हैं, कितनी स्टोरीज आ रही हैं, हम ही भेजते हैं एक दूसरे को। कितना याद रह रहा है आपको? आपकी स्मरण शक्ति का ह्रास हो गया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर नभ था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता। आगे की लाइन आप बोलो। कौन बोला? उसे कहो जरिया चेतन। ये चित्र बंद कीजिए, शब्द चित्र है। उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की
शीतल छांव, इसका मतलब सूरज कहीं से आ रहा था, एक शिला थी, उसकी छांव में कहीं बैठा है वो व्यक्ति, या शिला की ओट में बैठा है। पढ़ा देते हैं, एक शिला थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। ये कामायनी पिछले 70 साल से पढ़ाई जा रही है कॉलेजेस में। हजारों से ज्यादा शोध इस पे लिखे जा चुके हैं। अनिवार्य है ये एमए के अंदर हिंदी साहित्य में। आपको याद ही नहीं रहता है, हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि हमें तो उपलब्ध है। पढ़ना, उसको समझना, उसकी आलोचना करना। भूल जाइए कि मेरा दोस्त है, हम आपस में एक दूसरे की आलोचना करना शुरू करते हैं। क्या लिख रहे हो भाई, क्यों लिख रहे हो ऐसा, मुझे ये लगता है, इतना तो कहो। Then you have to shape the values. मूल्यों को आकार दो। साहित्यिक साधक हो तो मूल्यों को, जीवन मूल्यों को आकार दो अपने शब्दों से, उनको गढ़ो। यदि लोक मूल्य साकार हो गए तो ये जो लोक जीवन है इसको आप अपने अनुसार ढाल लोगे। इसलिए कहते हैं मूल्यों को आकार दो। केवल ये मत कह दो हमारे संस्कार तो ये थे, हमारी तो परंपरा ये थी, हमें तो ये करना था। अभी मैं कहीं पुणे में था, एक दीदी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं भरतनाट्यम सिखाती हूँ, तो एक लड़की ने आके मुझसे कहा कि मैं तो जीन्स और उसमें ज़्यादा हूँ, मेरी ये लैगिंग वेगिंग बड़ी फ्लैक्सिबल है, सो मुझे ये क्यों पहनना है। कि मैं उसको क्या जवाब दूँ, मैं कन्विंस थी कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो मैंने कहा भाई मुझसे क्या पूछ रही हो सकता है तो आप शिक्षिका हो। ये आपको देखना है कि जो भाव भरतनाट्यम परिधान पहनने के बाद में उस करेक्टर के अंदर, उस व्यक्ति के ऊपर होंगे, उसने जो आभूषण पहने हैं उसका जो स्पर्श उसके तंत्र पे होगा, शरीर पे होगा, उसने जो साड़ी पहनी है और जब वो भाव भंगिमा करेगी उसकी नेत्र से जो एक उसके बॉर्डर का विजन टकराएगा, उससे जो रस की प्रस्तुति होगी वो कहाँ से आएगी लेडी में, वो कहाँ से आएगी। आप शिक्षिका हो, क्यों पहना रही हो ये आप नहीं जानती तो आप शिक्षिका नहीं हो सकती हो, जस्ट ट्रेनर। सो व्हेन यू आर देयर यू शुड बी। आप जहां हो वहां होना है आपको, तो उस होने में आप हो, खुद हो। So if you shape the values, you will shape the mankind. फिर है सत्य को गढ़ना सीखो। मैं तपस्वी हूं, ये सब कौरव हैं, ये आज के कौरव हैं। मैं टी शर्ट में हूं तो तपस्वी हूं, इस ठंड में हूं तपस्वी हूं। सत्य को गढ़ना सीखो। ये ऐसे सत्य हैं जो छोटे काल के लिए होते हैं लेकिन गढ़ दिए जाते हैं, शाश्वत नहीं होते। हम शाश्वत सत्य की बातें करते हैं, जो गढ़ा हुआ है उसी को चलाना है, लेकिन इनके बीच में भी कुछ है। सत्य को गढ़ो, कभी कभी ऐसे भी मौके आएंगे कि जो सत्य गढ़ दिए गए हैं उनको भी ठुकराओ। ऐसा हुआ है, आपके जो स्थापित सत्य थे उनके प्रति अनास्था उत्पन्न की गई है, उनको असभ्यता बताया गया है, उनको दकियानूसी बताया गया है,
उनको पिछड़ा बताया गया है, और हम आज के परिवेश में रहते हुए ये महसूस करने लग गए कि हाँ हम पिछड़े हैं। ऐसा होना दकियानूसी है, हम सभ्य नहीं हैं, ऐसा महसूस करने लग गए। औपनिवेशिक काल के कारण भी इसका कार्य रहा है। और हर एक चीज में अनास्था डेवलप करो। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों होगा? मैं ऐसा क्यों करूं? मैं शादी क्यों करूं? मैं क्यों परिवार बसाऊं? मैं क्यों आपको देखूं? मैं उसको क्यों संभालूं, पड़ोसी को? जो आपके मूल्य है ना, उनके प्रति आस्था खत्म कर दो। मैं बिंदी क्यों लगाऊं? मैं साड़ी क्यों पहनूं? मत पहनो ना, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन की उसको खत्म करते हैं, अनास्था विकसित करते हैं। हर चीज को काउंटर करो। आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो वह चीज हो जाएगी समाप्त। अभी शायद 7 मिनट और है। Then shape the mind. लोगों की सोच को आकार दो। ये साहित्यकारों का काम है। केवल किसी कविता को लिख करके पढ़ देना मंच पे जाके, उससे भी होता है, लेकिन हमारे प्रयास होने चाहिए मस्तिष्क को आकार दो, लोगों की सोच को आकार दो और उसको नियंत्रित करो। सोच को नियंत्रित करो। हो सकता है उस पर कुछ काउंटर आता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर। मित्रों, हमें अपने समय के, आज के वर्तमान के विषय और अपने साहित्य के विमर्श में उनको भी उठाना चाहिए जो आज के मूलभूत विषय हो जाते हैं। पर्यावरण है, जीवन है, सृष्टि है। हमारी आर्थिक प्रगति की धारा है, विकास की कल्पनाएं हैं। बातों की बातों में, बातों ही बातों में हवा से उतरकर स्याही पर सवार होकर जब शब्द बिखरते हैं, या मोबाइल के कीबोर्ड पर, या रिकॉर्ड होकर थिरकते और संवरते हैं, तो सृजन होता है आज की कविता का, आज के साहित्य का और आज की कहानियों का भी। क्षणभंगुर सा, एक बार पढ़ा, कल दूसरा उपलब्ध है। लेकिन जब साहित्यकार एकत्र आकर दिल से निकले शब्दों पर चर्चा करने लगते हैं, दिल से निकले शब्दों पर चर्चा करने लगते हैं, तब विचारों की तरंगें और विचारधाराओं की तरनियां वैचारिक सागर में समाकर एकाकार होती हैं, जो इस 2 दिन की चिंतन बैठक में ईश्वर ने चाहा शायद हो पाए। ऐसा मंथन कई बार अजन्मे विचारों को जन्म दे देता है, कई अविचारित को गढ़ देता है, और तब हम विचारों की विभिन्नता, वैभिन्न को स्वीकार करते हैं। हमारे विचार की जो वैभिन्न है उसको हम स्वीकार करते हैं और एक मील आगे बढ़ जाते हैं और लगता है कि हम कुछ परिपक्व हो गए।
हमारे आयोजनों की गूंज नगर से निकलकर पूरी दुनिया को सुनाई दे, इसकी शुरुआत हमें करनी होगी, ये ध्यान रखना होगा। हमारे आयोजनों की गूंज नगर से निकलकर पूरी दुनिया को सुनाई दे। सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? हम पर एक छाप लगी है, हम अतीत जीवी हैं, हम पुरातन पंथी हैं, हम परंपरावादी हैं, हम लोग रचते हैं, हम लोग रचते कम हैं, बकते ज्यादा हैं। ऐसी छाप पड़ी है हम पर। हमें रचना है एक युग धर्मी साहित्य के संसार को, एक सांस्कृतिक पूंजी और धरोहर की नई व्याख्याएं गढ़नी है। हमारे पास जो सांस्कृतिक पूंजी है उसकी और धरोहरों की, और सृष्टि के कल्याण में नव विमर्श और युव आकर्षक स्थापनाओं को गढ़ना है। युव आकर्षक, जो युवाओं को आकर्षित कर सके, ऐसी स्थापनाओं को गढ़ना है। ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। साहित्य के साधकों के समक्ष ये चुनौती है। कोशिश कीजिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेफरेबल बने, हम कोटेबल बने, लोग हमें कोट करें, लोग हमें रेफर करें। ये शुरुआत करनी है, यही चुनौती है। आज इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बढ़ने के हम प्रयास करेंगे। एक चिंतन के रूप में मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। तैयारी कुछ और की थी, लेकिन ईश्वरीय नियति और कृपा से और आशुतोष जी के आग्रह से न जाने मैं कितना सफल हुआ हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत कष्ट दे दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और अपनी बात को यहीं मैं विराम देता हूँ।